हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम क्या है, इसमें किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं, क्या पात्रता होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करना है। प्रदेश सरकार को इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों की ऊर्जा प्रौद्योगिकी के प्रति उनके जुनून और युवाओं के नए दृष्टिकोण का आकांक्षात्मक विकासखंड में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप योजना संरचना में लाभ प्राप्त होगा। ये कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम होगा तथा चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा होगी कि फेलोशिप अवधि के दौरान शोधार्थी द्वारा किसी प्रकार का अन्य रोजगार, सेवा अथवा पूर्णकालिक अध्ययन नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो है ये विकास खंड, जैसे कि किसी हर ज़िले में विकास खंड होते होंगे, जो ब्लॉक होते होंगे, वहाँ पे युवाओं की जो है नियुक्ति की जाएगी। और अगर कोई पहले से किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो उन्हें उस कार्य को छोड़कर पूरी तरह से इस कार्य में अपना योगदान देने की अपेक्षा की गई है। तो देखिए, इसमें आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें दिया है इन्होंने, फेलोशिप कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि देखिए, जिन व्यक्तियों ने इन क्षेत्रों में जो आपको लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन क्षेत्रों में अध्ययन जो कर रहे हैं, उन शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का जो है चयन किया जाएगा। जैसे नंबर 1 कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं संबंधित क्षेत्र। दूसरा है वन, पर्यावरण एवं जलवायु। तीसरा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं कौशल विकास। चौथा ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा। पाँचवा है पर्यटन एवं संस्कृति। छठा है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ITES, जैव प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, डेटा गवर्नेंस आदि। सातवां है बैंकिंग, वित्त एवं कर राजस्व। आठवां है लोक नीति एवं गवर्नेंस। तो ये 8 प्रकार की, देखिए इसमें इन्होंने जो है दिखाया हैगा कि इस निम्न जो 8 क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं वो इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके देखिए नीचे लिखा, आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र भी विचारणीय हो सकते हैं। यानी कि अगर किसी ब्लॉक में कोई आवश्यकता है किसी और इन क्षेत्रों में जो पर दिया है 8 क्षेत्र, इसके अतिरिक्त कोई अगर क्षेत्र के में से मतलब कैटेगरी में अगर किसी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है तो उस पर विचार उपरांत उसका भी चयन हो सकता है। अगला है दूसरा पॉइंट, पात्रता। अब इसमें पात्रता क्या होना चाहिए, जो लोग इसी में आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें पात्रता क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कार्य में चयन अभ्यर्थियों का नियोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों की पात्रता निम्नलिखित होगी। नंबर 1, प्रमुख संस्थानों विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक हो अथवा उच्च शैक्षणिक योग्यता। यानी कि कम से कम 60% जिन व्यक्ति के ग्रेजुएशन में अंक हैं वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, या उससे अधिक अगर किसी ने स्नातक किया रखा है तो वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन ग्रेजुएशन कम से कम इसमें जो है मस्ट है, लेकिन वो भी 60% अंक। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के 50 हैं या 59 है तो वो भी इसमें कर सकता है। जिसके 60% होंगे या उससे अधिक वही इसमें आवेदन कर सकता है। दूसरा है हिंदी देवनागरी लिपि भाषा बोलने एवं लिखने में कुशल होना चाहिए। यानी कि हिंदी भाषा बोलना तो आना ही चाहिए, साथ साथ लिखने में भी कुशल होना चाहिए। तीसरा, आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव, फेलोशिप से संबंधित विषयगत क्षेत्रों, विषयक लेख, प्रकाशन, नीति पत्रों, शोध पत्रों, मूल्यांकन। अगला, परियोजनाओं और योजनाओं के विषयों आदि से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव तथा उक्त कार्य करने के साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना होगा। यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र जो भी ऊपर क्षेत्र दिए गए हैं उनसे संबंधित जो आपके पास अनुभव है उसका संबंधित जो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें लगाना अनिवार्य होगा। चौथा पॉइंट है इसमें, आवेदकों के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल तथा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अनुप्रयोगों पर काम करने की क्षमता तथा संचार कौशल भी होना चाहिए। डाटा एनालिसिस में अनुभवी अभ्यर्थियों को वरीयता दी जा सकती है। यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अनुप्रयोगों पर काम करने की क्षमता होना चाहिए, ताकि यह है कि और संचार कौशल भी होना चाहिए। जो डेटा एनालिसिस अनुभवी अभ्यर्थी हैं जो हैं उन्हें
इसमें वरीयता दी जा सकती है। अगला है अभ्यर्थियों का फील्ड वर्क में कार्य करने का इच्छुक होना अनिवार्य है, यानी कि किसी भी ब्लॉक में फील्ड वर्क भी इसमें जो है उनको अनिवार्य है करना। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट में या एक सीट पे ही बैठ के वर्क करना है। अगर कहीं फील्ड में भी कोई काम है तो वहाँ भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अगर कोई ये सोच के इसमें आवेदन करे कि हमें खाली ऑफिस के अंदर ही बैठना है, तो ऐसा कुछ नहीं। इसमें फील्ड में भी आपको काम करना पड़ेगा और उसके आप इच्छुक होंगे तभी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर ज़रूरी हैं। अगर इसमें से एक भी चीज़ आपके अंदर किसी भी जो भी फॉर्मेलिटी है उसमें कमी आती है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें फिर उसके बाद देखिए आयु सीमा हो जाती है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम इसमें दी नहीं गई है, मैक्सिमम दे दी गई है, मिनिमम बताई नहीं गई है। हालांकि 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन जब इंसान करता है तो वही 18 से ऊपर ही होता है, इसलिए इन्होंने अधिकतम सीमा है वो आयु की 40 वर्ष रखी है, उससे ज़्यादा नहीं। अगला है भूमिका एवं उत्तरदायित्व। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षात्मक विकास खंड हेतु शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान द्वारा जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य किया जाएगा, यानी कि सीडीओ और जो डीएम होते हैं डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं के पर्यवेक्षण में कार्य किया जाएगा। उसके बाद देखिए शोधार्थी द्वारा आकांक्षात्मक विकास खंड में केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन कार्य एवं उप जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी से समन्वय करते हुए किया जाएगा तथा उक्त कार्य के प्रभावी संपादन हेतु योजनाओं का सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा। शोधार्थी द्वारा योजनाओं के संचालन में हो रही चुनौतियों के निराकरण तथा योजनाओं से जनमानस को अपेक्षित लाभ पहुंचाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही शोधार्थी द्वारा योजना में संबंधित नीति के निर्धारण, योजना संरचना एवं योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों में प्रतिभाग किया जाएगा। शोधार्थी द्वारा योजनाओं के संचालन हेतु आवश्यक डाटा को रियल टाइम संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए एकत्र किया जाएगा। उक्त कार्य संपादित किए जाने हेतु शोधार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा अथवा टैबलेट क्रय किए जाने हेतु उन्हें एकमुश्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें देखिए इन्होंने बताया जो ये सभी प्रकार का जो डाटा होगा, रिपोर्टिंग वगैरह होगी, वो सब अपने आप को एकत्रित करने के लिए आपको एक लैपटॉप या टैबलेट प्रदान किया जाएगा या उसकी एकमुश्त आपको धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे आप अपना एक टैबलेट या लैपटॉप खरीद लें और उसमें ये सारी डाटा फीडिंग और रिपोर्टिंग अपने पास करके रख सकें। अगला देखिए कार्य की रिपोर्टिंग। उपरोक्त के अतिरिक्त शोधार्थी द्वारा संपादित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएंगी। अब रिपोर्टिंग क्या है देखिए, इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मासिक प्रगति रिपोर्ट, जिसमें शोधार्थी द्वारा नीति एवं योजना कार्यान्वयन की चुनौतियों और योजना के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण का उल्लेख किया जाएगा। तो दूसरी रिपोर्ट त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण की समीक्षा नियोजन विभाग द्वारा की जाएगी, यानी कि त्रैमासिक का मतलब एक तो है हर मंथली जाएगी, फिर उसके बाद 3 महीने की, और उसके बाद देखिए इन्होंने लिखा है वार्षिक और प्रस्तुतिकरण, जिसके आधार पर शोधार्थी द्वारा संपादित कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि वार्षिक रिपोर्ट जो है उसके आधार पर ही संपादित कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। चौथा है संग्रहित डाटा का संकलन रिपोर्ट सहित प्रस्तुत किए जाएंगे। जो आपने डाटा जो है अपने ये संकलन किया है उसका रिपोर्ट सहित वो भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये इसमें वर्क हो गया क्या है, कौन कौन सी प्रगति रिपोर्ट बनाना है क्या है। अब आ जाते हैं कि इसमें आपका जो है पारिश्रमिक क्या, इसमें जो है आपको सरकार द्वारा धनराशि दी जाएगी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थी को पारिश्रमिक के रूप में ₹30,000 प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। शोधार्थी को पारिश्रमिक के अतिरिक्त क्षेत्र भ्रमण हेतु 10,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा। साथ ही विभागीय योजनाओं कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु शोधार्थियों को टैबलेट क्रय किए जाने के लिए ₹15,000 एक मुश्त उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा। चयनित शोधार्थी को विकास खंड में ही यथासंभव आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि देखिए इसमें 30,000 रुपये मंथली दिया जाएगा और 10,000 रुपये जो है आपको क्षेत्र में भ्रमण के लिए जो है 10,000 रुपये उसके हिसाब से आप कहने के
40,000 रुपये की आपको धनराशि दी जाएगी। और बाकी जो आपका लैपटॉप या टैबलेट जो आप खरीदेंगे उसके लिए एक धनराशि 15,000 रुपये अलग से प्रदान की जाएगी। और जो चयनित शोधार्थी होंगे वो विकास खंड में ही उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें आपको पता चल गया कि कितनी सैलरी वगैरह मिलने वाली है इसमें आपको, और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। काम आपको बता दिया है कि क्या क्या काम होगा। आगे पढ़ लेते हैं। देखिए इसको, इसमें 7वां है संबंधित की अवधि एवं वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन। फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थी की संबद्धता अवधि नियुक्ति की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। विभाग की संस्तुति विषय की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं शोधार्थी के उत्कृष्ट कार्य के आधार पर इसे सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो ये इसमें जिन लोगों का भी चयन किया जाएगा, जिन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, उनको 1 वर्ष के लिए जो है इसमें चयन किया जाएगा। यदि अगर उनका कार्य से प्रभावित होकर या उनके कार्य को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए उसके कार्य स्तर को जो है 1 साल के लिए और अधिक बढ़ाया जा सकेगा। विस्तारित फेलोशिप अवधि है तो पूर्व निर्धारित परिश्रम के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान अनुबंध नहीं होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा आवंटित कार्य को निर्धारित अवधि में सफलतापूर्वक संपादित किए जाने पर प्रदेश सरकार की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी कि समय पे जो है जब कार्य पूरा हो जाएगा उसमें प्रदेश सरकार द्वारा उसको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। सफलतापूर्वक कार्य जो उन्होंने किया है संपादित किए जाने का, उस पर प्रदेश सरकार उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। उसके बाद देखिए इसमें आ जाते हैं 8वां पॉइंट है अवकाश। अनुपातिक आधार पर 1 वर्ष में 12 दिनों के अवकाश की अनुमति है। यानी कि 1 वर्ष में सिर्फ 12 दिनों के अवकाश की अनुमति है। बाकी जो देखिए जो सरकारी छुट्टी होती हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन ये 12 दिनों के अवकाश की अनुमति है। अगर जो छुट्टी हैं उसके अलावा अगर कोई छुट्टियाँ लेता है तो वो पूरे वर्ष में सिर्फ 12 छुट्टियाँ इसमें ले सकता है। दूसरा है नवा, इसमें देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया। अब देखिए चयन किस प्रकार होगा ये भी समझ लीजिए। शोधार्थी के चयन हेतु नियोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु वरिष्ठ अधिकारियों विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नानुसार परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण किस प्रकार होगा देखिए, इस नंबर 1 इसमें भी कई सारे पॉइंट हैं। अस्पष्ट आवेदनों को परीक्षण उपरांत हटा दिया जाएगा। जब ये परीक्षण करेंगे अगर कोई भी आवेदन स्पष्ट रूप से पाया जाता है तो उसे हटा दिया जाएगा। डुप्लीकेसी नियंत्रण, एक ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एवं एक नाम से केवल 1 आवेदन ही स्वीकार्य होगा। यानी कि अगर कोई एक ईमेल आईडी से 2 या फ़ोन नंबर से 2 तो वो डुप्लीकेसी में हटा दिया जाएगा। तीसरा, अभ्यर्थियों की पात्रता, केवल स्नातक न्यूनतम 60% अंक अथवा स्नातकोत्तर या PhD अथवा थीसिस प्रस्तुत छात्र ही पात्र होंगे। तो ग्रेजुएशन का जो ऑफर भी मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन परीक्षण का इसमें बता रहे हैं क्योंकि इस प्रकार इसमें परीक्षण होगा। आयु मानदंड 40 वर्ष। उसके बाद देखिए आवेदकों द्वारा 500 शब्दों के उद्देश्य का विवरण स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड नहीं किया गया है, उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी ऊपर मैं बताया कि 500 शब्दों का उद्देश्य विवरण जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो अपलोड किया जाएगा, अगर किसी द्वारा नहीं किया गया तो वो उसका भी आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्रों का मूल्यांकन, देखिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसमें अब आपको किस प्रकार अंक होंगे, क्या है जो आपका इसमें ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग 50 अंक। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मानक के अनुसार आवेदकों की ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग की जाएगी। स्कोरिंग के मानक निम्नवत हैं। शैक्षिक योग्यता एवं कार्य अनुभव, देखिए इसमें उच्चतम शैक्षिक योग्यता अधिकतम 25 अंक और नंबर 1 इसमें है स्नातक के 15 अंक हैं और स्नातकोत्तर यानी कि अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उसके 20 हैं और किसी ने PhD पूर्ण थीसिस प्रस्तुत किया है उसको 25 अंक। 25 अंक तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला है भी अन्य विधिक मानदंड। प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री, किसी प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री प्राप्त है तो उसके 3 अंक और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित शोध कार्य / लेख तो उसके 3 अंक। उसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मंच द्वारा प्रस्तुत
मंच द्वारा प्रदत्त पुरस्कार अगर किसी को प्राप्त है तो उसके 3 अंक उसको और मिलेंगे। संगठनों के साथ अगर स्वयं सेवा की है तो उसके साथ 3 अंक मिलेंगे। कोई अन्य विशिष्ट उपलब्धि अगर उसके पास है तो 3 अंक उसके मिलेंगे। इस प्रकार से ये टोटल अंक जो है उसके 15 हो जाएंगे। जितने भी जो भी मतलब उसके रिक्वायरमेंट है, जो उसके पास औपचारिकताएं इसमें जो भी वो पूर्ण करेगा उसी के अनुसार उसको अंक प्राप्त होंगे। अगला है सी, प्रासंगिक कार्य अनुभव। अगर 6 माह से 2 वर्ष तक का किसी को अनुभव है तो उसको 5 अंक मिलेंगे। 2 वर्ष से अधिक है या किसी का पीएचडी डिग्री की अवधि का कार्य अनुभव नहीं माना जाएगा। यानी कि पीएचडी डिग्री की अवधि को कार्य का अनुभव नहीं माना जाएगा। पीएचडी के बाद का किसी के पास अनुभव है तो उसको माना जाएगा। जैसे किसी ने पीएचडी कर रखी है और उसी बीच अगर अनुभव हो तो उसको नहीं माना जाएगा। उससे अतिरिक्त अगर किसी के पास अनुभव है तो ही इसमें माना जाएगा। तो इस तरह से इसमें आपके 10 अंक ये दिखा रहा है, इसके 5 उसके दिखा रहा है। टोटल इस तरह से आपका जो है 50 अंक। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत साक्षात्कार जो है 25 अंक का होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी अभिलेखों की मूल एवं स्वप्रमाणित प्रतिलिपि साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना होगा। शैक्षिक योग्यता का सत्यापन साक्षात्कार के समय किया जाएगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान, कार्य के प्रति उत्साह आदि का आकलन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत उद्देश्य का विवरण एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों को 25 अंकों में से स्कोर किया जाएगा। तो इस तरह से आपके देखिए 25 ये हो जाएंगे अंक। इसके बाद कुल प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए शीर्ष के 100 अभ्यर्थियों को योजना के नियम एवं शर्तों के अधीन चयन किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त 50 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसे वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 60 अंक प्राप्त किए और एक दूसरे व्यक्ति ने भी वही सेम 60, अब अगर इसमें से जिसकी उम्र ज़्यादा है उसे वरीयता के क्रम में ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद देखिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह का प्रशिक्षण कराया जाएगा। जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उन्हें 2 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के प्रथम सप्ताह में सामान्य परिचय, जनरल ओरिएंटेशन एवं द्वितीय सप्ताह में कार्यक्रम विषय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक बेसिक प्रशिक्षण, उसके बाद जो है जो काम है कार्यक्रम का जो विषय है उसके संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकेडमी उपाम लखनऊ द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण में आईआईटी एवं आईआईएम जैसी विशिष्ट संस्थानों के विशेषज्ञों का व्याख्यान भी आयोजित कराया जाएगा। लखनऊ की देखिए एक एकेडमी है उपाम लखनऊ द्वारा जो इसमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में आईआईटी एवं आईआईएम जैसे विशेष संस्थाओं के विशेषज्ञों को यानी कि जो स्पेशलिस्ट हैं व्याख्यान भी आयोजित कराया जाएगा। नियोजन विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विषय वस्तु हेतु उपाम से समन्वय किया जाएगा। उपाम जो एकेडमी है लखनऊ की वही प्रशिक्षण प्रदान कराएगी। उसके बाद देखिए अन्य है 14वां पॉइंट है इनका अन्य महत्वपूर्ण शर्तें। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है अतः चयनित शोधार्थी फेलोशिप कार्यक्रम की अवधि में किसी अन्य रोजगार, असाइनमेंट तथा अन्य पूर्णकालिक अध्ययन कार्य करने के लिए अनुबंधित नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये महत्वपूर्ण शर्तें हैं, इसको भी आप पढ़ लें। और देखिए दूसरा है फेलोशिप कार्यक्रम में कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात स्थायी सेवा रोजगार का आश्वासन नहीं देता है। यानी कि इन्होंने ये साफ स्पष्ट कर दिया कि फेलोशिप कार्यक्रम जो है कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात स्थायी सेवा या रोजगार का आश्वासन नहीं देता है। कोई अगर ये सोचे कि हमारी पक्की नौकरी हो गई है, और हो भी सकता है, वो तो समय के बाद ही देखा जाएगा, लेकिन बहरहाल इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ है नहीं। कहीं बाद में ऐसा होता है ना कि दिक्कत हो, आदमी कहता है कि लो भाई हम तो ये सोच रहे हैं सरकारी नौकरी है हमारी परमानेंट हो गई, तो इन्होंने इसलिए स्पष्ट कर दिया है ऐसा कुछ है नहीं, इसमें 1 वर्ष के लिए ही रखा जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें है
प्रत्येक चयनित शोधार्थी के लिए कार्यालय का समय वही होगा जो उस कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिए है। यानी कि जो चयनित अभ्यर्थी होंगे जो उस कार्यालय में जिसमें भी तैनात होंगे, तो जो समय उन कर्मचारियों का जो कार्यालय में पहले से हैं उन्हीं के अनुसार उनका समय होगा और वो भी उसी समय का पालन करेंगे। उसके बाद देखिए, शोधार्थी द्वारा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त घंटे कार्य करने और यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आवश्यकता है कार्यक्रम में तो उसमें अधिक घंटे की इसमें उसकी आवश्यकता पड़ सकती है काम करने के लिए, तो उसमें उसको करना पड़ेगा। कभी ऐसा होता फील्ड में है आदमी आधा एक घंटा लेट हो ही जाता है, तो उसमें भी कोई वो नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अतिरिक्त घंटे कार्य करने और यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है। शोधार्थी द्वारा फेलोशिप कार्यक्रम में संबद्धता के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। शोधार्थी के चयन में पश्चात पुलिस सत्यापन किया जाएगा, पुलिस का सत्यापन भी होगा, यानी कि शरीर प्रमाण पत्र जो होता है वो भी होगा, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे कार्यक्रम में। फेलोशिप की अवधि में शोधार्थी को अपने संबद्ध स्थान पर रहना होगा, जहाँ भी उसको संबद्ध किया जाएगा वहीं रहेगा पूरे साल, ये नहीं है कि यहाँ से वहाँ। उसके बाद शोधार्थी को प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस में संबद्ध कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा चयन रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि अगर उसको किसी का शोधार्थी का चयन हो गया, उसको प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस में संबद्ध कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसका चयन जो है रद्द कर दिया जाएगा। 8वां है, फेलोशिप की अवधि के दौरान किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला है, जनपद विकासखंड स्तर पर तैनाती पर शोधार्थी को व्यापक भ्रमण करना पड़ सकता है। इसके बाद देखिए प्रबंधन, ये जो है फेलोशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन प्रबंधन का काम नियोजन विभाग द्वारा किया जाएगा। शोधार्थियों के चयन में AKTU, NIUA एवं UPAM जैसी विशेष संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। अब देखिए, ये 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों हैं जिसमें 34 जनपदों के हैं, 34 जनपद हैं जिसमें 100 विकासखंड ऐसे हैं जो आकांक्षात्मक विकासखंड है जहाँ ये नियुक्ति की जाएगी। तो आपको मैं डिस्ट्रिक्ट पढ़ के बता देता हूँ, अगर मैं ये पढ़ूँगा तो इसमें काफ़ी देर लग जाएगी, वीडियो पहले से काफ़ी लंबा हो चुका है और इसमें सारी जानकारी जो है ज़रूरी जानकारी बताई गई है। कुछ इसमें आपको जो है ऐसा नहीं है कि बताया नहीं गया है, जो गाइडलाइंस है उन्हीं को पढ़ के इसमें आपको बताया गया है। अपने पास से इसमें ना कुछ घटाया गया है ना कुछ बढ़ाया गया है, सिर्फ सरकार द्वारा जो अपनी वेबसाइट पर उनकी गाइडलाइंस है उसको आपको पढ़ के समझाने का प्रयास किया गया है, ताकि जिन लोगों की समझ में नहीं आ पाए तो वो लोग इस वीडियो को देख के इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले अम्बेडकर नगर है, उसमें ये 3 हैं विकासखंड। उसके बाद अमेठी है, अमेठी में ये हैं। बलिया में काफ़ी विकासखंड हैं, इसमें जगह है। उसके बाद बांदा में ये देखिए, और उसके बाद बरेली में, पीलीभीत में, बस्ती में, संत कबीरदास नगर, बिजनौर, बदायूं, गाज़ीपुर, देवरिया, गोरखपुर, उसके बाद कुशीनगर, जालौन, ललितपुर, ये उसके बाद एटा है, उसके बाद फर्रुखाबाद, जौनपुर, संत विदास नगर है, संत रविदास नगर भी है, कौशाम्बी है, प्रयागराज, महाराजगंज है, गोंडा है। उसके बाद आप आ जाएँ, मिर्ज़ापुर है। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी आप उनके विकासखंड देखिए, बीच में दिख रहा है सेकंड कॉलम में, आप पढ़ सकते हैं जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है और जो जिस विकासखंड के लिए करना चाहता है आवेदन, इसमें कर सकता है। जो पात्रता है वो ऊपर बताई दी गई है। उसके बाद देखिए, खीरी है, हरदोई है, सीतापुर है, संभल है, रामपुर है, अलीगढ़ है, कासगंज है। तो ये दोस्तों ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ जो है सरकार द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करके नियुक्ति की जा रही है। लेकिन इसमें इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो परमानेंट नियुक्ति नहीं है, 1 वर्ष के लिए इसका जो है नियुक्ति की जाएगी। अगर कार्य
आवश्यकता अनुसार 1 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो से रिलेटेड फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कोई दिक्कत है तो आप वहाँ जा कर के गाइडेंस चेक कर सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं, जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।